नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के विषय विज्ञान पाठ 4 धातु और अधातु के भाग 2 के अंदर धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों पर चर्चा करने वाले हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म यानी धातुएं जो है वो विभिन्न प्रकार के रसायनों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया के फलस्वरूप किन उत्पादों का निर्माण किया जाता है। सर्वप्रथम वायु के साथ अभिक्रिया। धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करके और धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। इन धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। जिस प्रकार इस समीकरण में बताया गया है कि धातु प्लस ऑक्सीजन तो बनता है धात्विक ऑक्साइड। धातु के रूप में हम उदाहरण ले रहे हैं आयरन, जिसे Fe से व्यक्त किया जाता है, और ऑक्सीजन गैस। यहाँ हम वायु में ऑक्सीजन गैस ही उपयोग में लेते हैं, क्योंकि यदि वायु को लिया जाएगा तो वायु के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। इसलिए अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस को ही काम में लिया जाता है। और साथ है जल। जब इनकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 का निर्माण होता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ इस प्रयोग में जंग की प्रकृति को बताया गया है। अभी जो हमने समीकरण देखा था उसके अंदर एक प्रकार से जंग लगने की प्रक्रिया को ही बताया गया है। समीकरण में बताए अनुसार आयरन ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जंग बनती है। आपने देखा होगा कि जब लोहे की किसी बनी हुई वस्तु को नम वातावरण में कुछ समय के लिए जब बाहर रख दिया जाता है तो उसका संक्षारण होना यानी उसका खराब होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उसमें जंग का निर्माण होने लग जाता है। तो इस प्रयोग को करने के लिए हम एक चम्मच के अंदर थोड़ा सा जंग इकट्ठा कर लेते हैं और उसे थोड़े से जल के अंदर घोल लेते हैं। अब वह जल में निलंबन के रूप में रहता है। निलंबन का मतलब ये हो गया कि जंग जो होता है वो उस पानी के अंदर जिस भी उपकरण में हम उसको लेते हैं, टेस्ट ट्यूब वगैरह में, वो उसके पैंदे में जाके जमा हो जाता है। इसके लिए हम उसको परख नली को अच्छी तरह से हिलाते हैं। अब इस विलयन का हम लिटमस द्वारा परीक्षण करते हैं। तो जब लिटमस द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है तो लाल पत्र नीला हो जाता है, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि विलयन की प्रकृति क्षारीय है। जंग में जो लोहा है वो धातु है और धातुएं जो होती है वो वायु के साथ अभिक्रिया करके और धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है, जिसका लिटमस द्वारा परीक्षण करने पर लाल लिटमस का नीला हो जाना उसकी क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अगला उदाहरण मैग्नीशियम धातु का है। मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि एक प्रकार से धात्विक ऑक्साइड है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। बने हुए एक पतले रिबन को जब जलाया जाता है तो जलने के बाद में सफ़ेद रंग की राख
प्राप्त होती है जिसको जल में घोलकर एक विलयन तैयार करते हैं, और जब उस विलयन का लिटमस परीक्षण किया जाता है तो लाल लिटमस नीला हो जाता है, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि विलयन जो है वो क्षारीय प्रकृति का है। तो इन दोनों परीक्षणों से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तीसरा उदाहरण है, जब कॉपर के बर्तन को, कॉपर मतलब कि तांबे के बर्तन जो होते हैं उनको यदि लंबे समय तक नम वायु जो है वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को कहा जाता है, तो नम वायु के अंदर खुला रखने पर उस पर हल्की हरे रंग की परत जमा हो जाती है। आपने घर में ये चीज़ सामान्य रूप से देखी होगी कि आपके माताजी जो पूजा के अंदर तांबे का लोटा या कोई पात्र इस्तेमाल करते हैं तो वो धीरे धीरे हरे रंग का होने लगता है या उसमें हरे रंग की परत जमा होने लगती है। तो ये हरा रंग जो होता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। यह अभिक्रिया समीकरण में बताए अनुसार निम्न प्रकार से होती है। यहाँ पे कॉपर यानी कि तांबा, उसकी नम वायु तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर, नम वायु तथा ऑक्सीजन, जब इन तीनों की अभिक्रिया होती है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 प्लस CuCO3 यानी कि कॉपर कार्बोनेट का निर्माण होता है। और इन दोनों के बनने के कारण ही कॉपर की जो पात्र होता है वो नम वायु के अंदर हरे रंग की उसके अंदर परत जमा हो जाती है। तो ये तो धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया थी। दूसरी धातु की अभिक्रिया है जल के साथ। जल के साथ जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातुएं होती है, अधिक अभिक्रियाशील जो धातुएं होती है वो जल के साथ में अभिक्रिया करके और धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए जैसे कि सोडियम धातु जो होती है वो वायु और जल दोनों में ही तीव्र अभिक्रियाशील होती है। समीकरण में जिस प्रकार से सोडियम और इसकी अभिक्रिया जब जल से करवाई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। यह अभिक्रिया जो होती है वो बहुत ही तीव्र गति से होती है और अभिक्रिया के दौरान बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। वायु के साथ भी सोडियम की यही प्रक्रिया होती है। इसीलिए वायु में यदि सोडियम को खुला रखा जाता है तो वह जलने लगता है अपने आप। इसी कारण सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसके विपरीत वह धातुएं जो कि कम क्रियाशील होती है वो जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती है, वो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि आयोडीन जो जल से अभिक्रिया करेगी तो आयोडीन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। आयोडीन भी एक प्रकार की धातु है तो आयोडीन ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन का निर्माण करेगी। धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया। जब धातुओं की क्रिया अम्ल से करवाई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जब सोडियम की अभिक्रिया HCl से करवाई जाती है तो NaCl और हाइड्रोजन, NaCl जो कि एक प्रकार का लवण है, का निर्माण होता है जिसे कि सोडियम क्लोराइड कहा जाता है।
इसके अतिरिक्त कॉपर जो है, सभी धातुएं जो होती हैं यह आवश्यक नहीं है कि अम्लों से इतनी ही तीव्रता के साथ अभिक्रिया करें। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम कॉपर को लेते हैं। कॉपर HCl के साथ में अभिक्रिया नहीं करता। यदि ठंडा HCl लें या चाहे गर्म HCl लिया जाए, दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु यह पर प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कि H2SO4 कहते हैं से अभिक्रिया करके और कॉपर सल्फेट CuSO4 और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। तो सभी धातुएं जो होती है वो सभी अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। अलग अलग धातुओं की प्रकृति अलग अलग अम्लों से अभिक्रिया करने की होती है। हमारा चौथा पॉइंट है धातुओं की क्षारों से अभिक्रिया। सभी धातुएं क्षारों से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन अधिकांश धातुएं करती है। कुछ धातुएं क्षारों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और एक प्रकार का लवण बनाती है। लवण में धातु और ऑक्सीजन से मिलकर बना एक ऋण आयन होता है। उदाहरण के लिए NaOH जो कि एक प्रकार का क्षार है, जिसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, प्लस Al जो कि एल्यूमिनियम एक प्रकार की धातु है। जब इस धातु की क्षार से अभिक्रिया करवाई जाती है, क्षार से जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो एक प्रकार का लवण जिसे कि सोडियम एल्यूमिनेट कहा जाता है का निर्माण होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। धातुओं की अगली अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के नाम से स्पष्ट हो रहा है विस्थापित होना, यानी एक धातु का दूसरी धातु द्वारा विस्थापन किया जाना या विस्थापित होना। इस अभिक्रिया के अंदर अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। जो धातु ज़्यादा क्रियाशील होती है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। इसके लिए हम 100 ml के 5 बीकर लेंगे और प्रत्येक बीकर में लगभग 50 ml जल भर लेंगे। अब हर एक बीकर के अंदर हमें अलग अलग पदार्थों को और धातुओं को डालना है। पहले वाले बीकर के अंदर हम कॉपर सल्फेट CuSO4 तथा जिंक धातु का एक टुकड़ा डालेंगे। दूसरे के अंदर हम कॉपर सल्फेट तथा लोहे की कील डालते हैं। तीसरे बीकर के अंदर जिंक सल्फेट ZnSO4 तथा तांबे की छीलन या कॉपर की छीलन उसके अंदर डालते हैं। चौथे बीकर के अंदर हम आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 तथा कॉपर की छीलन को डालते हैं तथा पांचवें बीकर E के अंदर जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 तथा लोहे की कील को डालते हैं। कुछ समय इनको रखने के बाद हम देखते हैं कि विलयनों के अंदर परिवर्तन दिखाई देने लगता है। अब हम देखते हैं कि पहला वाला जो बीकर था जिसके अंदर कॉपर सल्फेट तथा जिंक का मिश्रण था, उसके अंदर विलयन का जो नीला रंग था वो अदृश्य हो जाता है। विलयन का नीला रंग कॉपर सल्फेट के कारण था, लेकिन जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को सल्फेट से प्रतिस्थापित कर देती है, अलग कर देती है और जिंक सल्फेट का निर्माण करती है और कॉपर पृथक हो जाता है, जिसके कारण विलयन का नीला रंग अदृश्य हो जाता है। दूसरे बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन और लोहे की कील डाली हुई है। कुछ समय बाद
इस विलयन में भी परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। चूँकि आयरन जो होता है वो भी कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए यह भी कॉपर को प्रतिस्थापित करके या विस्थापित करके और अपना स्थान ले लेता है और FeSO4 का निर्माण करता है और विलयन का नीला रंग अदृश्य हो जाता है। जिस प्रकार की इस चित्र के अंदर बताया गया है, पहले वाले बीकर का रंग भी नीले से परिवर्तित हो गया है और दूसरे वाले बीकर का रंग भी नीले से परिवर्तित होकर हरे रंग का हो गया है। और पहले वाले चित्र के अंदर A और B दोनों बीकर का जो रंग था, दोनों बीकर का रंग जो था उनके विलयन का रंग नीले रंग का था, जो कि परिवर्तित हो गया है। बीकर C, D और E। बीकर B के अंदर भी प्रक्रिया हो जाती है। अब है बीकर C को जब हम देखते हैं और बीकर D और बीकर E, इनको जब हम देखते हैं तो इनके विलयन में हमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। यहाँ हम पहले चित्र में देखते हैं C, D और E तीनों बीकर की जो स्थिति है, जो रंग है, वही हमें इस दूसरे चित्र के अंदर दिखाई देता है। यहाँ भी बीकर C, D और E इनके अंदर विलयन का जो रंग था वही रंग रहता है, किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। इसका कारण यह है कि बीकर C के अंदर जिंक सल्फेट और कॉपर का मिश्रण होता है, क्योंकि जिंक जो होती है वो कॉपर की तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर कम क्रियाशील होने के कारण जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर पाती और विलयन जैसा होता है वैसा ही बना रहता है और विलयन के रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। एज इट इज़ ऐसा ही बीकर D और बीकर E में होता है। बीकर D के अंदर आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 और कॉपर का मिश्रण होता है, लेकिन कॉपर की तुलना में आयरन जो है वो कॉपर की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए कॉपर उसको प्रतिस्थापित नहीं कर पाता और विलयन का रंग परिवर्तित नहीं होता। और इसी प्रकार बीकर E के अंदर जिंक सल्फेट का और आयरन का विलयन होता है, जो कि जिंक जो है वो कॉपर और आयरन दोनों से ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है। इसके कारण आयरन जो है वो भी जिंक का प्रतिस्थापन नहीं कर पाता और इसीलिए विलयन के रंग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिंक जो है वो आयरन और कॉपर दोनों से ही ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसीलिए किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं हो पाता है। इस प्रयोग से ये स्पष्ट होता है कि प्रतिस्थापन या विस्थापन की अभिक्रिया के अंदर अधिक अभिक्रियाशील धातु तो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। अब हम धातुओं के उपयोग को पढ़ेंगे कि धातुओं का हमारे दैनिक जीवन के अंदर कहाँ और किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। भोजन पकाने के बर्तनों को बनाने में धातुओं का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब आपके माताजी खाना पकाते हैं तो खाना पकाने के बर्तन, यहाँ तक कि हमारे भोजन करने के बर्तन, हर चीज़ जो होती है, प्लेट, चम्मच, कटोरी, ग्लास, पकाने के बर्तन जैसे कि कुकर, कढ़ाई, फ्राई पैन वगैरह सभी चीज़ें जो होती है वो धातुओं से बनी हुई होती है। इसके अलावा बिजली के उपकरण, रेडियो, विद्युत वाहक तार यानी बिजली के तार एल्यूमिनियम और कॉपर के बने हुए होते हैं। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक आइटम या इलेक्ट्रिक सामान जो विद्युत सामान होते हैं, जैसे कि फ्रीज, कूलर, माइक्रोवेव, फैन,
आयरन, इस प्रकार की बहुत सी वस्तुएं जो होती है वो धातुओं की बनी हुई होती है। एल्यूमिनियम और लोहे की शीट्स जो होती है, जो जिनको टिन सेट कहा जाता है, उनको भी धातुओं द्वारा बनाया जाता है। आभूषण, आभूषण के बारे में सभी जानते हैं। इसके अलावा सिक्के, सिक्के आभूषण जो होते हैं उनको सोना, चांदी तथा टिन धातु का उपयोग करके आभूषणों का और सिक्कों का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। चौथा है धातु का उपयोग जो है वो मशीन, विभिन्न प्रकार के आपने देखी हो कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें जो होती है वो भी धातुओं की बनी हुई होती है, जिनके द्वारा की और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई रहती है। उन मशीनों को मोटर गाड़ी यानी जो वाहन होते हैं, जैसे कि कार वगैरह आता है, बसें होती है, व्हीकल्स जो होते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, इसके अलावा बड़े वायुयान, रेलगाड़ी, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान की वस्तुएं, जल बॉयलर, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण धातुओं के द्वारा किया जाता है। दैनिक जीवन के अंदर छोटी से लेकर बड़ी वस्तुओं तक अधिकांशतः सभी वस्तुएं जो होती है वो धातुओं की बनी हुई होती है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर धातु का बहुत ही अधिक महत्व है।